जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आज हम लोग देखेंगे सी टेट के अंतर्गत सीडीपी। दोस्तों, सीडीपी जो आपका है 30 नंबर का, प्राथमिक हो या मिडिल हो, यानी आप पेपर 1 लिए हों या पेपर 2 लिए हों, आपको सीडीपी मिलेगा ही मिलेगा और 30 नंबर उसमें आपको देखने के लिए 30 प्रश्न मिलेंगे। तो दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक होगा, ये सीडीपी का कोई भी टॉपिक आपका इस वीडियो में नहीं छूटेगा। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक बिना स्किप किए हुए अगर देख लेते हैं तो मैं ये गारंटी आपको दे सकता हूं कि आप 30 में 30 ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहले हमने जो टॉपिक लिया है ये विकास की अवधारणा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो वृद्धि एवं विकास से संबंधित एक प्रश्न पूछ सकता है। तो सबसे पहले विकास की अवधारणा के अंतर्गत अगर देखा जाए तो विकास की अवधारणा क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि वृद्धि होती है ये एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है और विकास जो है आजीवन, यानी देखा जाए तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि कुछ समय के बाद, यानी जब व्यक्ति प्रौढ़ावस्था यानी आपका एज 20 वर्ष के लगभग हो जाता है तो वृद्धि वहां जाकर के रुक जाती है। ठीक है, सी टेट के अंतर्गत अगर प्रश्न इसमें से देखा जाए तो विकास की अवधारणा में हरलाक ने विकास को गुणात्मक परिवर्तन माना है। दोस्तों, गुणात्मक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे। गुणात्मक यानी कोई व्यक्ति है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का क्या गुण है, यानी उसका गुण क्या है, उसका मात्रा का मतलब हो गया कि किसी व्यक्ति की लंबाई चौड़ाई, ये उसका मात्रा हो गया। ठीक है, ये मात्रा हो गया। और गुण अगर देखा जाए तो व्यक्ति सुंदर है, उसके गुण जो हैं, उसके अंदर जो बोलने की क्षमता है, किसी व्यक्ति से बात करने की क्षमता है, लंबाई चौड़ाई अगर देखा जाए तो ये मात्रात्मक हो गया। और उसके गुण गोरा काला और उसके बात करने की क्षमता शैली, ये सब उसके गुण के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग जो हरलाक महोदय हैं, ये हरलाक महोदय बोले हैं कि विकास गुणात्मक होता है। और इसके बाद कार्माइकेन आदि मनोवैज्ञानिकों ने विकास को मात्रात्मक का मतलब हो गया आपका वजन हो गया, यानी इतने किलो में आप बढ़े हैं, आप इतने साल के हैं, तो ये सब मात्रात्मक, जिसको नापा जा सके तौला जा सके, ये मात्रात्मक हो गया। ठीक है, अब देखिए, अगर देखा जाए तो आप लोगों का ये क्वेश्चन यहाँ तैयार हो जाता है। दोस्तों, विकास की अवधारणा अगर देखा, गुणात्मक विकास किसने कहा है, तो हरलाक महोदय ने विकास को गुणात्मक विकास परिवर्तन माना है, जबकि कार्माइकेन आदि मनोवैज्ञानिकों ने विकास को मात्रात्मक परिवर्तन के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। विकास और वृद्धि को एक दूसरे से अलग करना कठिन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, विकास का आरंभ वृद्धि से पहले होता है। यानी जो वृद्धि होती है दोस्तों, ये पॉइंट हम बताएंगे, और पॉइंट को अगर एक बार आप ध्यान से सुन लेते हैं तो आप के लिए अगर एग्जाम में देखा जाए तो बहुत रामबाण साबित होगा। विकास का आरंभ वृद्धि से पहले होता है। ठीक है, वृद्धि केवल परिपक्व अवस्था तक होती है किंतु विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, ये वृद्धि के बारे में इतने प्रश्न थे। अब दोस्तों देखेंगे अधिगम से संबंधित। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। ठीक है, तो सीखने से संबंधित अगर देखा जाए, अपने जीवन को नवीन परिस्थितियों में अभियोजित करना ही अधिगम कहलाता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये अधिगम से संबंधित, व्यक्ति अपने जीवन के आरंभ से ही सीखना आरंभ करता है और जीवन पर्यंत सीखता है। ठीक है, ये अधिगम से संबंधित हो गया। अब देखेंगे दोस्तों, अधिगम कहने का मतलब, अधिगम हम सीखने के लिए देखा जाए तो हम पर्यावरण से, परिवार से, स्कूल से, विद्यालय इत्यादि, समाज से, कहे हर एक जगह से कुछ ना कुछ हम लोग सीखते हैं। ठीक है, अब देखिए बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं। इसमें से अगर देखा जाए तो बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं, ये 6 से 11 वर्ष के अंदर जो अवस्था होती है, इसको क्या कहते हैं, तो बालकों का विकास कुछ अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। ये अवस्थाएं विकास अवस्था कहलाती है। ठीक है,
और इसके अंतर्गत देखा जाए तो प्रत्येक विकास अवस्था की कुछ अपनी प्रमुख विशेषता होती है जो उस विकास अवस्था को दूसरे से भिन्न रखती है। ठीक है, अब देखिए विकास की अवस्था से संबंधित कुछ और पॉइंट। विकास की अवस्थाएं, विकास की प्रक्रिया में बालक कुछ सोपानों या अवस्थाओं से गुजरता है। इसके संबंध में मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है। सामान्य रूप से इसका वर्गीकरण 4 भागों में किया जाता है। पहला शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। दोस्तों अगर देखा जाए तो ये पूछ देता है कभी कभी कि जो ये 5 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के बीच में जो बच्चे होते हैं वो किस अवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों वो शैशवावस्था के अंतर्गत आते हैं। और 6 से 12 वर्ष के बीच में बाल्यावस्था हो गया, और 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था हो गया, और 18 वर्ष के बाद आपका प्रौढ़ावस्था हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो इसी में रास महोदय हैं, उसके बाद शैले महोदय हैं, इत्यादि जो विभिन्न प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक हैं उन लोगों ने अलग अलग प्रकार से डिफिनीशन किया है कि शैशवावस्था को कितने। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ आप देख लीजिएगा। रास महोदय, शैले के अनुसार इत्यादि विभिन्न प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने विकास की अवस्थाओं को कितने चरण में और किस किस अवस्था को किस किस एज में विभाजित किया है। ठीक है, अब देखेंगे बाल विकास में 3 अंतर संबंधित प्रक्रियाएं निहित। ये प्रक्रियाएं 3 तरह की होती है। पहला विभेदीकरण, दूसरा समाकलन और तीसरा अधिगम। गैरीसन तथा अन्य के अनुसार जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हमें उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। ठीक है, ये गैरीसन के अनुसार है। और देख लेते हैं दोस्तों और पॉइंट। अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया है कि ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। इन्हीं को विकास का सिद्धांत कहा जाता है। प्रमुख विकास के सिद्धांत निम्नलिखित हैं दोस्तों। निरंतर विकास का सिद्धांत, यानी विकास कैसे होता है, निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसके बाद देखेंगे 2 और सिद्धांत है, ये सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रियाओं का सिद्धांत। ये सिद्धांत के विशेषता थे। अब देखिए दोस्तों, हो सकता है कि अनुवांशिक से आपको एक प्रश्न पूछ दे। अनुवांशिक एवं पर्यावरण, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इसके पहले जो हम वीडियो बनाए थे उसमें अनुवांशिक एवं पर्यावरण से संबंधित आपको हम बताए थे। सीटेट में कई बार इस तरीके से पेपर आया हुआ है। तो ये अनुवांशिक और वातावरण एक दूसरे पर आधारित हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। ये अनुवांशिक और वातावरण दोनों बच्चों के विकास पर प्रभावित सामान्य रूप से पड़ते हैं, देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें और हम लोग अगर देखना चाहें तो बालक के विकास, व्यक्तित्व तथा उसके सीखने में वंशानुक्रम एवं वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। व्यक्ति के निर्धारक तत्व वंशानुक्रम तथा वातावरण। वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। चार्ल्स डार्विन के उदय विकास के सिद्धांत के अनुसार वातावरण के अनुकूलन अपने को व्यवस्थित करने के प्रयास में प्राणियों में कुछ स्वाभाविक शारीरिक परिवर्तन आ जाते हैं। ये परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संक्रमित हो जाते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक है। वातावरण वह शब्द है जो समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावों और परिस्थितियों का सामूहिक रूप है वर्णन करता है जो जीवधारी के जीवन, स्वभाव, व्यवहार और अभिवृद्धि विकास की प्रवणता पर प्रभाव डालता है। अब देखें, वातावरण के अंतर्गत ये सभी शामिल हैं जिनका बालक के मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक जीवन से संबंध रखते हैं। व्यक्तित्व बराबर वंशानुक्रम गुणे वातावरण। ठीक है, यानी बच्चों का व्यक्तित्व के बारे में अगर हमें जानकारी देना है तो जो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है वही उस बच्चे का व्यक्तित्व होगा। यानी वंशानुक्रम से जो उसको मिला है और वातावरण से जो उसको मिला है उसी के द्वारा अगर उसको गुणा किसी बच्चे में अगर देखा जाए तो ये गुणा जब करेंगे तो उसके व्यक्तित्व यानी बच्चे का व्यक्तित्व झलकता है कि उसका जो वंशज है, वंशानुक्रम है वो क्या है और वातावरण किस वातावरण में वो रहता है। ठीक है, बालक के वातावरण भी बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। यह वातावरण 3 प्रकार का होता है: भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और सांस्कृतिक। यानी जो भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ये सारे के सारे वातावरण बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। सामाजिक वातावरण के अंतर्गत परिवार, समुदाय, विद्यालय आदि को शामिल किया गया है। ठीक है,
सामाजिक वातावरण में क्या परिवार, समुदाय, विद्यालय और शामिल किया गया है। ठीक है। उसके बाद सांस्कृतिक वातावरण में समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथा तथा रूढ़ियाँ आदि को शामिल किया जाता है। अब देखिए समाजीकरण। दोस्तों समाजीकरण की प्रक्रिया क्या होता है? सामाजिक विकास का अभिप्राय सामाजिक संबंधों से परिपक्वता को ग्रहण करते हैं। ठीक है। यानी समाजीकरण क्या है? बच्चा समाजीकरण कहाँ से सीखता है? तो बच्चा समाजीकरण दोस्तों अपने परिवार से सीखता है, अपने आसपास के वातावरण से सीखता है। और बच्चे का सामाजीकरण देखा जाए तो प्रभावित किससे होता है? तो जन्मोपरांत बालक आसपास के वातावरण से प्रभावित होने लगता है। इसका कारण उसकी असहाय अवस्था होती है। ठीक है। ये सामाजिक अवस्था से संबंधित है, इसमें कोई विशेष वैसा पॉइंट नहीं है। अब देखिए यहाँ से पॉइंट बनता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। पियाजे एवं वाइगोस्की का निर्माणवाद एवं समीक्षावाद। इसके संबंध में अगर देखेंगे तो जीन पियाजे जो महोदय थे, ये संज्ञानात्मक विकास के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है। तो जब भी संज्ञानात्मक की बात आती है तो ये जीन पियाजे के साथ जाता है, इस तरीके से ऑप्शन। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जिनेवा निवासी जीन पियाजे हैं। उन्होंने 1986 ईस्वी में बुद्धि के संबंध में यह दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। पियाजे का यह दृष्टिकोण संरचनात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। पियाजे का यह दृष्टिकोण संरचनात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये आपका प्रश्न बन जाता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की चर्चा के क्रम में बताया कि ज्ञानात्मक विकास अथवा चिंतन, तर्क, समस्या समाधान आदि के विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। दोस्तों ये जो 4 अवस्था होती है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, और यही 4 अवस्था से अगर देखा जाए तो प्रश्न पूछे भी जाते हैं। ये ज्ञान वाहिनी गतिवाही अवस्था, प्राक चलन अवस्था, मूर्त प्रचलन अवस्था और तार्किक प्रचलन अवस्था, ये चारों अवस्था से संबंधित आपको प्रश्न देखने के लिए मिल जाते हैं। और पियाजे के अनुसार विकास की उपयुक्त चारों अवस्थाओं के अनुसार व्यक्ति बौद्धिक अभिव्यक्ति के रूप में बदलता है, उसके परिणाम स्वरूप उनके जैविक अभियोजन का रूप भी बदल जाता है। ठीक है। और देख लेते हैं इसमें वाइगोस्की। दोस्तों यहाँ पर वाइगोस्की हैं। वाइगोस्की के संबंध में अगर देखेंगे तो वाइगोस्की ने एकालावमान का भी भाषा कहा था। आंखों देखा विवरणी उसी का एक रूप है। उनके अनुसार बच्चा अपने बारे में चलते फिरते की गई बातचीत से बोलना सीखता है। जब बालक बोलना सीख लेता है तो वह भाषा अपने विकास के लिए अपनी जिज्ञासापरक गतिविधियों में सहायक के रूप में प्रयोग करता है। ठीक है। वाइगोस्की महोदय के अनुसार ये चीज़ें। और वाइगोस्की के लकड़ी के 22 टुकड़ों समुच्चय का प्रयोग, ये अब देखिए बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, इसके संबंधित अगर देखेंगे तो बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। दोस्तों अगर बाल केंद्रित हम लोगों का अगर देखा जाए तो CDP, आपका जो CDP है ना, CDP ये बच्चों के केंद्र में अगर आप देखा जाए तो टीचर बनेंगे। ठीक है। आप टीचर बनेंगे तो किस के लिए बनेंगे? तो बच्चों के लिए। तो जब तक हम बच्चों के बारे में नहीं समझ पाएंगे कि बच्चे होते क्या हैं, बच्चों की समस्या क्या है, बच्चे सीखते कैसे हैं, तो हम उन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बाल केंद्रित जो है, तो हमें बाल केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था को ध्यान में रख करके जो हमारा पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण और बालक के जो पर्यावरण है, जैसे बालकों का मातृभाषा हो गई, बालक किस क्षेत्र से आता है, उसकी मातृभाषा क्या है, उसका हमें सम्मान देना चाहिए। पाठ्यक्रम हमें जो डेवलप कर रहे हैं उसमें बच्चों का ही ध्यान देना चाहिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ बहुआयामी बुद्धि है। ठीक है। बहुआयामी बुद्धि से संबंधित अगर देखा जाए तो बहुआयामी बुद्धि के बारे में, एक सेकंड, ये बहुआयामी बुद्धि इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक ने किया है। ठीक है। उन्होंने स्पीयरमैन के सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा है कि बुद्धि में सामान्य तत्व नाम की कोई चीज नहीं है, बल्कि विभिन्न योग्यताओं के मेल बुद्धि का निर्माण होता है। जहां तक व्यवहार में एकरूपता का प्रश्न है, उसका कारण सामान्य तत्व G फैक्टर की उपस्थिति नहीं बल्कि योग्यताओं की समानता है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, जो ये सिद्धांत दिया। ठीक है। बहुबुद्धि का सिद्धांत अगर देखा जाए तो किसने दिया है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत को बहुत्व सिद्धांत फैक्टर की संज्ञा दी जाती है। ठीक है।
अब सृजनात्मक, दोस्तों सृजनात्मक से आपको देखे होंगे, आपके लिए प्रश्न देखने के लिए सीटेट में जरूर मिल जाता है कि सृजनात्मक तक क्या कहलाता है। तो दोस्तों सृजनात्मक का मतलब हो गया, सृजनात्मकता एक विशेष प्रकार के चिंतन करने का तरीका है जिसे सृजनात्मक एवं रचनात्मक चिंतन कहा जाता है। आईजेनक और उनके साथियों का विचार है कि सृजनात्मकता वह योग्यता है जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है। इसकी उत्पत्ति में चिंतन में के परस्पर प्रतिमानों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं। सृजनात्मकता के गुण, सृजन का मतलब ये हो गया कि बच्चे सृजन, जैसे कुम्हार होता है और मिट्टी का बर्तन जो बनाता है, तो उस बच्चे कुम्हार के ब्रेन में पहले दिमाग में जाता है कि हमें बनाना क्या है, ठीक है, उसे बनाना क्या है। उसके बाद वो अपने जो चाक होता है उस पर मिट्टी रख करके उसके बाद वो चिंतन करता है और सृजन करता है। तो इसी तरीके से जो बच्चे होते हैं वो उनको पहले दिमाग में आता है कि हमें सीखना क्या है और पढ़ना क्या है, उसके बाद उसी का वो लोग क्या करते हैं, सृजन करते हैं। तो सृजनात्मकता के गुण देखेंगे, समस्या की सामान्यकृति, चिंतन की प्रभाविता, शाब्दिक प्रभाविता, साहचर्य प्रभाविता, अभिव्यक्ति प्रभाविता तथा वैचारिक प्रभाविता, ये सृजनात्मकता के गुण है। सृजनात्मकता की विशेषताएं देखेंगे दोस्तों, सृजनात्मकता से संबंधित एक प्रश्न आपको जरूर देखने के लिए मिले। सृजनात्मकता सार्वभौमिक होती है, ठीक है, सृजनात्मकता सार्वभौमिक, सार्वभौमिक का मतलब कि सबके लिए, ठीक है, सृजनात्मकता सार्वभौमिक होती है। यह एक प्रक्रिया व योग्यता है, यह लक्ष्य निर्देशित होती है, यह अभूतपूर्व होती है। सृजनात्मकता चिंतन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, ठीक है। और सृजनात्मकता के संबंधी देखेंगे, सृजनात्मकता चिंतन के फलस्वरूप होती है। सृजन की योग्यता मान्य ज्ञान के अर्जन पर आधारित है। सृजनात्मकता एक प्रकार की नियंत्रित कल्पना है जिससे किसी न किसी उपलब्धि को निर्देशन प्राप्त होता है। यानी इस कल्पना, किसी चीज के बारे में जब हम कल्पना करेंगे तो उसके बारे में हम सृजन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं भाषा और विचार। दोस्तों भाषा और विचार से भी अगर देखा जाए तो क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। भाषा और विचार में अन्योनाश्रय संबंध है, ठीक है। भाषा और विचार, भाषा विचार भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त होती है और भाषा विचारों से बनती है। भाषा के कारण ही मानव जीवन प्राणियों से अलग पहचान रखता है। भाषा विकास के द्वारा बालक में आर्थिक संप्रत्यय विकास होता है। भाषा का मतलब अगर यहाँ देखा जाए दोस्तों, तो अगर आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, अगर आपको क्लास में प्रश्न पूछ दे रहा है तो वो देगा कि आप बच्चे अगर अपने मातृभाषा को क्लास में अगर बोल रहे हैं तो आप क्या करिएगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर अगर देखा जाए तो बच्चों के भाषा का विचार, बच्चों के भाषा का हमें सम्मान करना है। बच्चों के यानी बच्चों को आप न डांट सकते हैं, न बोल सकते हैं, न मार सकते हैं, न वो कुछ कह रहा है तो उसको आप गलत कह सकते हैं। यानी उसको अगर कोई बच्चा है तो बच्चा अगर कुछ भी कह रहा है तो उसको आप ये देखेंगे कि ये बिल्कुल कोमल बच्चा है, इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से देखेंगे कि ये मेरा बच्चा है, ठीक है, ये मेरा बच्चा है, इसको किस तरीके से हमें करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिक भिन्नता। दोस्तों व्यक्तिक भिन्नता के अंतर्गत अगर देखा जाए तो दुनिया में जितने भी इंसान हैं सभी के अंतर्गत कुछ ना कुछ भिन्नताएं पाई जाती है, ठीक है, कुछ ना कुछ व्यक्तिक भिन्नताएं पाई जाती है, ठीक है। इससे संबंधित ये है व्यक्तिक भिन्नता। व्यक्तिक भिन्नताओं के कारण ये पाई क्यों जाती है दोस्तों, अगर प्रत्येक व्यक्ति हैं और सभी व्यक्ति में कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है तो ये क्यों पाया जाता है दोस्तों, तो ये वंशानुक्रम का प्रभाव है, उसके वातावरण का प्रभाव है, जाति प्रजाति व देश का प्रभाव है, आयु बुद्धि का कारण है, शिक्षा व आर्थिक दशा, लिंग भेद और रचनात्मक शक्ति, ये सारे के सारे व्यक्तियों के भिन्नताओं पर ये कारण बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति की आयु 5 वर्ष है और बुद्धि उपलब्धि उसकी कम है तो ये आयु और बुद्धि के अनुसार शिक्षा व आर्थिक दशा की, कोई अगर बच्चा है उसको अच्छी शिक्षा दे रहा है, कोई बच्चा है उसको कम शिक्षा दे रहा है, तो वहाँ से भी अगर देखा जाए तो व्यक्ति के अंतर्गत भिन्नताएं पाई जा सकती है। सतत व्यापक मूल्यांकन। दोस्तों सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। शिक्षा में मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्र, शिक्षक तथा
क्षणिक क्रियाओं आदि की पारस्परिक निर्भरता एवं उनकी उपयोगिता का आकलन किया जाता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान व कौशलों में वृद्धि को जानने के लिए मूल्यांकन परम आवश्यक है। दोस्तों, एक प्रश्न पूछा था कि हम मूल्यांकन क्यों करते हैं, बच्चों का हम मूल्यांकन क्यों करते हैं? तो छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान व कौशलों में वृद्धि को जानने के लिए मूल्यांकन परम आवश्यक है। ठीक है, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो बच्चों को जब हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, यानी आप क्लास में जब बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये जैसे मान लीजिए कि हम बच्चों को पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, तो पर्यावरण बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले तो हम बच्चों से पढ़ाते जाएंगे। बीच बीच में कोई अगर प्रश्न आता है तो बच्चों से पूछेंगे भी कि पर्यावरण किसे कहते हैं, पेड़ पौधे क्या होते हैं, जैसे मान लो आसपास का, तो आपके आसपास का वातावरण क्या है, इत्यादि। इस तरीके से जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें आने वाले प्रश्नों को बच्चों के सम्मुख हमें रखना है। दोस्तों, ये इस समय देखा जाए तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अगर देखा जाए तो आपको 5 नंबर, यहाँ से 5 प्रश्न समावेशी से मिलता है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में शिक्षा अगर देखा जाए तो इसमें ये अगर पूछ देता है कि समावेशी शिक्षा क्या है। दोस्तों, समावेशी शिक्षा क्या है? तो समावेशी का मतलब समावेशी यानी समावेशन, सबको एक समान, एक छत के नीचे, एक शिक्षक से, एक उपकरण द्वारा जो टीचिंग कराई जाती है, जो शिक्षा दिया जाता है, वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक और बात देखेंगे, या समावेशी नहीं, ये सामान्य बच्चों के साथ भी देखेंगे कि सबसे पहले हम बच्चों को केंद्र में रखेंगे। ठीक है, बच्चों के अनुसार हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना है। ठीक है, बच्चों के अनुसार, यहाँ बच्चे आपके हैं, हमें बच्चे के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना है। बच्चे के अनुसार हमें स्कूल का निर्माण करना है कि स्कूल कहाँ रहेगा, किस तरीके से रहेगा। स्कूल में सारी व्यवस्था बच्चों के अनुसार होगी। स्कूल में टीचर को रखना है तो बच्चों के अनुसार रखा जाएगा। स्कूल में लैट्रिन बाथरूम बनेगा तो दिव्यांग बच्चों के लिए अगर ध्यान में रख करके बनेगा कि जो अगर दिव्यांग बच्चे हैं तो वो स्कूल में अगर आए तो रैंप बना हो जिसको चढ़ कर, जिसके अनुसार बच्चे वो चल जाएं। उसके बाद यानी जो विद्यालय की सारी व्यवस्था, विद्यालय का पाठ्यक्रम, विद्यालय की टोटल व्यवस्था बच्चों के अनुसार होगी, न कि जो व्यवस्था है वो बच्चों के अनुसार होगी, न कि बच्चों के अनुसार व्यवस्था होगी। ठीक है, ये समावेशी शिक्षा आपका कहता है। अब यहाँ देखेंगे समावेशी प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं। दोस्तों, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी विशेषता क्या होती है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको बताने लायक है। ये चीज़ हम देख लेते हैं, एक सेकंड। दोस्तों, बुद्धि परीक्षण में उच्च बुद्धि लब्धि, जो उच्च बुद्धि लब्धि जो होती है वो 130 से प्लस होती है और 170 प्लस तक होती है। ठीक है, अगर बीटी के अनुसार देखा, प्रतिभाशाली बालक खेल पसंद करते हैं 50%, मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं 80%, धैर्यवान होते हैं, दूसरे का सम्मान करते हैं 96%, ये अनुशासन प्रिय होते हैं। यानी जो ये बुद्धि लब्धि निकालने का एक सूत्र होता है वो उस पर ये लागू किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं और पिछड़ेपन बालक के कारण। दोस्तों, अगर देखा जाए तो बच्चे पिछड़ क्यों जाते हैं, पिछड़ेपन के कारण क्या है, बच्चे पिछड़ क्यों जाते हैं, पिछड़ेपन बालक किसको बोलते हैं? तो सामान्य से कम शारीरिक विकास पिछड़ेपन बालक कहलाएंगे। शारीरिक दोष, शारीरिक रोग, निम्न सामान्य बुद्धि, परिवार की निर्धनता, परिवार का बड़ा आकार, परिवार के झगड़े, माता पिता का अशिक्षा, माता पिता की बड़ी आदत, माता पिता की दृष्टिकोण, विद्यालयों का दोषपूर्ण संगठन व वातावरण, ये सारे के सारे कारण हैं जो पिछड़ेपन बालक के कारण होते हैं। ठीक है, मंदबुद्धि बालक मूढ़ होते हैं, इसलिए उसमें सोचने समझने और विचार करने की शक्ति होती है। दोस्तों, अगर एक चीज़ हम बताना चाहिए, एक बात यहाँ आपको हम बताना चाहते हैं कि अगर आपसे पूछ देगा कि कौन ऐसी दिव्यांगता है जो से अगर जन्मजात होती है, तो जन्मजात के अंतर्गत अगर दिव्यांगता देखेंगे तो ये मंदबुद्धि जो होती है ना, ये जन्मजात होती है। ठीक है, और बाद में आकर के अगर देखें श्रवण दोष, किसी बच्चे का कान का दोष हो गया तो ये जन्मजात भी होती है और जन्म के बाद भी होती है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के आँख में चोट लग गया तो जन्म के बाद भी हो सकती है। इस तरीके से है कुछ
मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि। दोस्तों अगर देखा जाए तो मंद बुद्धि जो बालक होंगे, जिस बच्चों का मंद बुद्धि होगा, तो उनकी आईक्यू 50 से 75 आईक्यू मूर्ख कहाएंगे, 26 से 49 आईक्यू होगा तो मूढ़ कहाएंगे, उसका 26 से कम आईक्यू होगा तो ये जड़ कहाएंगे। ठीक है, ये 3 प्रकार से मंद बुद्धि के प्रकार को दिया गया। मंद बुद्धि के बालकों की समस्या क्या होती है, तो अभियोजन की समस्या, संवेगात्मक समस्या, शारीरिक और मानसिक विकास की समस्या, ये सारे के सारे होते हैं। दोस्तों अब देखेंगे अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र, ये सारे के सारे पॉइंट हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो आपका शिक्षण का सिद्धांत होता है शिक्षा शास्त्र, तो अधिगम सीखना और शिक्षा शास्त्र ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, और इससे अगर देखा जाए तो पॉइंट बहुत आने के संभावना बने रहते हैं। सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। पहला पॉइंट, व्यवहार में कोई भी अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन अधिगम है। यह पहले सीखी हुई क्रिया का या अनुभव का परिणाम है। थॉर्नडाइक के सीखने का नियम विगत 50 वर्षों से अमेरिका के मनोवैज्ञानिक पशुओं पर परीक्षण करके सीखने के नियम की खोज में लगे हैं। ठीक है, अब देखिए सीखने के नियम के, उन्होंने सीखने के जो नियम प्रतिपादित किए हैं उनमें सबसे अधिक मान्यता E.S. थॉर्नडाइक के नियम को दी जाती है। उसने सीखने के 3 प्रमुख नियम और 5 गौण नियम प्रतिपादन किए हैं। दोस्तों हो सकता है कि आपसे ये पूछ दे कि थॉर्नडाइक ने के नियम मुख्य नियम कौन है और गौण नियम कौन है। तो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कौन है और गौण नियम कौन है, यहाँ पर हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तो ये मुख्य नियम जो है तत्परता का नियम, यानी किसी चीज़ को अगर हमें सीखना है तो हमें तत्पर रहना पड़ेगा, तत्पर रहेंगे तो आप सीखेंगे। उसके बाद अभ्यास का नियम, यानी जब हम तत्पर रहेंगे तो सीखेंगे। और जैसे मान लीजिए कि बच्चों को टेबल हमें पढ़ाना है या याद कराना है या सिखाना है, तो याद तो कराना नहीं है, उसके बारे में समझाना है। तो जब बच्चे टेबल को अभ्यास करेंगे 2 बार 3 बार 4 बार लिख करके अभ्यास करेंगे तो वो सीख जाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रभाव या परिणाम का नियम, यानी बच्चों पर अभ्यास करने का क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से पड़ता है, ये प्रभाव या परिणाम का नियम होता है। अब गौण नियम के अंतर्गत बहुप्रतिक्रिया, वैसे गौण नियम पूछता नहीं है, अक्सर देखा जाए तो गौण नियम कहीं किसी चीज़ में पूछता नहीं है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं बहुप्रतिक्रिया का नियम, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम। ठीक है, ये सारे नियम थे। तो ठीक है, अभ्यास के नियम ये वही चीज़ है, संज्ञानात्मक। अब देखिए वैकल्पिक अधिगम की अवधारणा। दोस्तों ये वैकल्पिक अधिगम की अवधारणा क्या है, इसके बारे में अगर देखा जाए तो थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के आधार पर सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया है। प्रारंभ में उन्होंने सीखने के केवल 3 नियम या प्रतिपादन किया था, जिन्होंने सीखने के मुख्य नियम कहे जाते हैं। उसके बाद उन्होंने सीखने के अन्य 5 नियमों का प्रतिपादन किया, जिन्हें वैकल्पिक अधिगम की अवधारणा कहते हैं। ठीक है, वैकल्पिक अधिगम की अवधारणा क्लियर हो गया है। जो थॉर्नडाइक महोदय ने बाद में 5 गौण नियम दिए थे, उसी को वैकल्पिक अधिगम अवधारणा के नाम से हम लोग जानते हैं। सीखने की प्रकृति एवं विशेषताएं, यानी व्यक्ति कैसे कैसे सीखता है, उसकी प्रकृति क्या है। तो सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रकृति है, सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रकृति है। मनुष्य में अनुकरण की जन्मजात सामान्य प्रवृत्ति है। मनुष्य में जिज्ञासा की मूल प्रवृत्ति होती है। वह जिस भी नई वस्तु या अथवा क्रिया को देखता है, उसके विषय में क्या, क्यों और कैसे प्रश्न करने लगता है, इस आधार पर उसने सीखता है। ठीक है, अब देखेंगे संज्ञान व संवेग। दोस्तों संज्ञान व संवेग क्या कहलाता है, इसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। तो ज्ञानात्मक विकास से हमारा अभिप्राय ऐसी क्रियाओं की ओर है जिसमें चिंतन, प्रत्यक्षीकरण और समस्या का हल निहित होता है। बालक जैसे ही शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर अग्रसर होता है, उसकी मानसिक योग्यता की अभिवृद्धि स्वतः हो जाती है, वह ज्ञानात्मक विकास कहलाता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो संज्ञान क्या होता है, किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में हमें जानकारी होना, ये संज्ञान कहलाता है। और संवेग क्या होता है दोस्तों, संवेग इमोशन हम लोगों ने पढ़े थे। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, ठीक है, तो ये उसका इमोशन कहलाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर देखें पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था का वर्णन किया था। वो संवेदी पेशी अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ठोस सक्रिय
की अवस्था और औपचारिक संक्रिया की अवस्था। दोस्तों आपको हम एक यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा कि जो जीन पियाजे महोदय ने विकास की जो ये 4 अवस्था दी हैं, संवेदी पेशी अवस्था, ये किस वर्ष से किस वर्ष के बीच में है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था किस वर्ष से किस वर्ष के बीच में ये प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है? ये चारों अवस्था के बारे में आप बताएंगे, ठीक है? कमेंट सेशन में कमेंट करिएगा। संवेग व्यक्ति की ये वुडवर्थ बोले हैं कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है और क्रो के अनुसार संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है जो व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है। संवेग के प्रकार, दोस्तों अभी जो संवेग हम बोले थे, इमोशन बोले थे, इमोशन को अगर प्रकार देखा जाए तो भय, किसी का कुछ भी अगर देख करके अंदर में भय पैदा होना, ये इमोशन है। क्रोध इमोशन है, घृणा, वात्सल्य, करुणा व दुख, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्माभिमान, एकाकीपन, भूख, आमोद आदि ये संवेग के प्रकार हैं, ठीक है? अब देखिए अभिप्रेरणा और सीखना। दोस्तों अगर किसी के बारे में अगर हम अभिप्रेरित होते हैं तो हम अच्छी तरीके से सीखते हैं, तो ये अभिप्रेरणा का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है सीखने में, ठीक है? तो अभिप्रेरणा एक आंतरिक कारक या स्थित अवस्था है, तत्परता है जो किसी क्रिया या व्यवहार को आरंभ करने की प्रवृत्ति जागृत करती है। यानी किसी भी काम को करने के लिए जो हमें अंदर से जो जागृत करती है, हमें जगाती है। जैसे आपको सीटेट पास करना है, ठीक है? आपको सीटेट पास करना है और आपके अंदर से जो प्रेरणा आपको जगा रही कि नहीं आपको सीटेट पास करना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो ये आपके अंदर जो जागृत हो रही है वही अभी प्रेरणा कहलाती है, ठीक है? तो दोस्तों ये कुछ टॉपिक, ये सारे के सारे टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। और एक बात और आपको हम बताना चाहेंगे कि इस वीडियो का, ये जो आप सामने वीडियो देख रहे हैं, इसका PDF देखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RP टारगेट एजुकेशन यूट्यूब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ आपको फ्री में इसका PDF उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद।